सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। हमें नहीं पता क्या पॉलिनोमियल है, बट हमें ये कहा गया है कि अगर उसका ग्राफ प्लॉट करे ना तो वो किस पॉइंट से पास होता है, -6,0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। और हमें क्या बताना है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। उस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चा, इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा। ग्राफ आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज इट इज जस्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, ओके, ताकि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो आप उसका आंसर दे पाओ। ओके, सो ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले जैसे कि ग्राफ इसका है, इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका ग्राफ हम एक बार बना के देखते हैं। एज यू नो, ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये y एक्सिस होती है एंड y प्राइम कहते हैं इस एक्सिस को, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इट इज अ x एक्सिस, और इसको हम x प्राइम कहते हैं। फाइन, अब ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं। इधर स्केल मैंने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे लिया है, 5 के गैप पे पॉइंट्स लिए हैं। वैसे यूजुअली हम 1, 2, 3, 4 लेते हैं, लेकिन मैंने 5 का लिया बिकॉज इसमें हमारे पास 20 और -30 ऐसे नंबर्स भी हैं। ओके, सो अब प्लॉटिंग करते हैं इसकी, फिर देखते हैं कि इसके कि क्या जीरोस आएंगे और कितने जीरोस होते हैं ये भी हम देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, सो बच्चा पॉइंट्स प्लॉट करके हम ग्राफ बनाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -6,0। तो एक्स एक्सिस पे -6 हमारा कहाँ होगा, -5 के थोड़ा सा इधर, क्योंकि -6 है, देन -7, -8, -9, फिर -10 है। ये हमने 5 का गैप लिया है, तो -6 हमारा कुछ इधर होगा, और y एक्सिस पे 0 ये रहा। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन द एक्स एक्सिस। देखो ये मैंने डार्क कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया -6,0। तो हम इसको पॉइंट को लिख भी देते हैं -6,0। अब सेकंड पॉइंट है 0, -30। एक्स पे 0 बच्चा ये रहा, और y एक्सिस पे -30 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो पॉइंट जो है ना बच्चा, जब भी x 0 होता है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, और y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, -30 पे। तो -30 यानी कि 0, -30 हमारा यहाँ आ जाए, और उसके बाद 4, -20 है, x एक्सिस पे 4 कहाँ होगा बच्चा, देखो इधर 5 से थोड़ा सा इधर, तो यहाँ 4 हो गया, और -20 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा। फाइन, तो ये -20 हो गया, 4, -20। और लास्ट पॉइंट 6, 0 का आएगा, और y एक्सिस पे 0 है, तो पॉइंट जो है ना बच्चा, जब भी y 0 होता है पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि 6, 0 है तो पॉइंट कुछ इधर आएगा। देखो ये 5 के बाद यहाँ पर ये 6, 0 हो गया पॉइंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखो बच्चा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये ग्राफ बन गया हमारा। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि जो ग्राफ होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसके नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे देखते हैं कि वो कितने पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उतने उसके जीरोस होते हैं। अब ये जो ग्राफ है, अब देखो बच्चा, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और 2 जीरोस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी बच्चा, जैसे कि ये -6, 0 पे और 6, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो ही इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो अब देखो बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कौन सा है, -6, 0 के -6 है, तो एक जीरो तो इसका -6 हो गया। और दूसरा जीरो कहां से मिलेगा, सेकंड पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है। सेकंड पॉइंट कौन सा, एक्स एक्सिस पे 6, 0, तो वो उस पे एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, तो -6 एंड 6 2 जीरो होंगे, और इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से करना होगा, और विद इन हम सेकंड इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब एक्स एक्सिस पे कब कट करता है ये जो ग्राफ होता है, जब y की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम जो क्वेश्चन में से वो पॉइंट्स ले लेंगे जहां पर y 0 है। अब बच्चा y जो है किस पॉइंट पे 0 है, y की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 आ रही है, एक तो -6, 0 पे, और दूसरी 6, 0।
तो इसमें से x की वैल्यू ले लोगे तुम -6 and 6 और फिर डायरेक्टली मार्क कर देना जीरोस आर -6 and 6। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें बोला था वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 and 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट। हमने वैल्यू ऑफ k निकालनी है और हमें कहा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। हमें दो इक्वेशन दी है और दोनों इक्वेशन का जो नेचर ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट हो या फिर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट हो, तीन तरह की कंडीशन होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एग्जाम में इनकंसिस्टेंट की जगह कंसिस्टेंट भी वो मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेचर ऑफ सोल्यूशन या टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चा ध्यान से समझना, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि c1 और c2 दोनों RHS में भी हो सकते हैं, LHS में भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साइड में होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में LHS में हो और इक्वेशन 2 में RHS में हो, कांस्टेंट टर्म c1 और c2 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें उसको एक साइड में करना होगा, या तो दोनों को RHS में रखेंगे या दोनों को LHS में, तो अकॉर्डिंगली हम शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन या नेचर ऑफ सोल्यूशन पे आते हैं। देखो बच्चा, फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन या फिर ओनली वन सोल्यूशन, और इसमें नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और उसका जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हमें उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया बच्चा यूनिक सोल्यूशन, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद रखनी होगी। और नेक्स्ट है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सोल्यूशन, एंडलेस सोल्यूशन हो। तो उस केस में नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बच्चा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट होते हैं, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इसमें जो ग्राफ बनता है ना बोथ द इक्वेशंस का, और वो क्या होती है, दोनों जो लाइंस बनेगी दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हुई, वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी, ओवरलैप कर लेंगी। तो ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो हमें एक ही लाइन दिखती है दोनों इक्वेशंस के लिए, इक्वेशन 1 के लिए भी और इक्वेशन 2 के लिए भी। तो इसलिए देखो बच्चा, इधर एक लाइन लिखी है और इधर मैंने L1 और L2 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, और इसे हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नो सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा, नो सोल्यूशन, और नेचर ऑफ सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, जब भी इनकंसिस्टेंट होता है। तो यही कंडीशन हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, और इसका जो ग्राफ होता है इट वुड बी पैरेलल लाइंस। जो टू लाइंस बनेगी ना, दो ग्राफ बनेंगे लाइन ग्राफ, वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दोनों इक्वेशन को जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में हमें क्या दिया, इनकंसिस्टेंट, तो हम इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हमने k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू जो k के इक्वल है, इनमें से कोई एक वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वाला पार्ट ले लेंगे इस कंडीशन का, नॉट इक्वल वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये नहीं निकालना कि k किसके इक्वल नहीं है, ये नहीं निकालना, हमें निकालना किसके इक्वल है। तो हम इसलिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लेंगे। ओके, और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a1 जैसे कि हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, a1 जो होता है ना, x का कोफिशिएंट होता है इन इक्वेशन 1, तो x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में हमारे पास 3 है, अपॉन a2 x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन 2, x का कोफिशिएंट जो इक्वेशन 2 में है, और वो क्या है, 6 है, तो 3/6 इज इक्वल टू b1/b2। अब b1 जो है बच्चा y का कोफिशिएंट होगा इक्वेशन 1 में, यानी कि -k, अपॉन b2 y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, और वो क्या है, 10 है, नॉट इक्वल टू, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं, हम सॉल्व इसी को लेके करेंगे, c1/c2। और c1 और c2 क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है दोनों इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 7 है और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 3 है।
अब देखो बच्चा, दोनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आरएचएस में ही है, एक साइड में है, तो इसलिए हमें इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब के की वैल्यू निकालने के लिए मैंने जैसे कि बताया, तो हम फर्स्ट टू रेशियो का यूज करेंगे इतने पार्ट का। तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बच्चा पहले। जैसे 6 इंटू माइनस 6k हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30। अब बच्चा k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 30 अपॉन माइनस 6, 30 अपॉन माइनस 6, क्योंकि माइनस 6 इधर k के साथ मल्टीप्लाई में था। जब ये LHS से RHS में शिफ्ट होगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय माइनस 6 हो जाएगा। अब 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चा, 5 मिलता है। और साइन किसका आएगा, प्लस माइनस 5। तो k की वैल्यू क्या हो गई, -5। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और हमसे ये पूछा है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मींस जो सही नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो हम वन बाय वन ईच स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले स्टेटमेंट ए देखते हैं बच्चा। इसमें देखो, अ नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये सेकंड क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता दूं। सेकंड बच्चा एक लाइन कह लो या लाइन सेगमेंट कह लो, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। जैसे कि ये सेकंड है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करा, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये सेकंड होता है। ओके, अब हम मेरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ सेकंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या हम किसी भी पॉइंट जो सर्कल पर है उससे नंबर ऑफ सेकंड्स की कई सारे सेकंड्स हम बना सकते हैं। तो मान लो मैंने ए पॉइंट को ही ले लिया, तो ए पॉइंट पे हमने 1 सेकंड यहाँ बनाया हुआ है, क्या ए पॉइंट से कोई दूसरा सेकंड जा सकता है? लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करके देखते हैं। यस, जा सकता है। देखो बच्चा, ए से पास होता हुआ 1 सेकंड ये चला गया। ओके, तो सेकंड एक पॉइंट से हम नंबर ऑफ सेकंड पास कर सकते हैं। और कहीं पर भी हम पॉइंट ले लें, एनी पॉइंट मीन कहीं पर भी लेना पॉइंट हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पॉइंट पी मार्क कर देता हूँ और यहाँ से भी हम कई सारे सेकंड निकाल सकते हैं। जैसे एक पी से 1 सेकंड ये चला गया और उसके अलावा 1 सेकंड ऐसे चला गया, तो नंबर ऑफ सेकंड्स हम निकाल सकते हैं। इवन ऐसे भी 1 सेकंड जा सकता है। देखो बच्चा, पी से पास होता हुआ, तो एनी पॉइंट ऑन द सर्कल से हम नंबर ऑफ सेकंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, स्टेटमेंट ए ट्रू है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट निकालनी है इसमें से। अब आ जाते हैं बी स्टेटमेंट में। हम इसमें लिखा है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेकंड तो मैंने बताया वो लाइन या लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। अब टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट वो लाइन या लाइन सेगमेंट होगी जो सर्कल को जस्ट 1 पॉइंट पे टच करेगी, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। जैसे ये एक टेंजेंट है, इसको हम लाइन की शेप दे दें या लाइन सेगमेंट दे दें, कुछ भी हो सकती है। इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट ए, तो ये टेंजेंट हो। अब स्टेटमेंट बी में हमने क्या बोला है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब एनी पॉइंट मान लो ए है, यहाँ पर क्या हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या एक से ज्यादा नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात है बच्चा, हम एक से ज्यादा टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगर हम ए से कोई और लाइन सेगमेंट पास कराए ना, वो इस पे टेंजेंट नहीं होगी सर्कल पे, वो क्या बन जाएगी, एक सेकंड बन जाएगी। देखो ए से, कहीं आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ए से पास होता है वो क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को। तो एक पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही ट्रू हुई। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हुआ। हमें तो नॉट ट्रू वाली चाहिए, तो ट्रू हो गई। अब स्टेटमेंट सी रीड करते हैं बच्चा। स्टेटमेंट सी में क्या लिखा है, कोड इज अ लाइन सेगमेंट। कोड एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोड वो लाइन सेगमेंट है, स्टेटमेंट सी में लिखा है, जो कोई किसी भी 2 पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है उनको ज्वाइन करती है। देखो बच्चा, हम कोई भी 2 पॉइंट सर्कल पे मार्क कर लेते हैं, जैसे कि इधर आर, ये आर पॉइंट हो गया, ये एस पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। तो कोड वही लाइन सेगमेंट होती है जो एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन करती है। कोड ऐसे भी हो सकता है बच्चा, देखो इस तरह से भी कोड बन सकता है। कोई भी 2 एंड पॉइंट, इधर एंड पॉइंट मान लो टी पी हो गया, पी और पी हो गया एंड पॉइंट, और ये कोड हो गया टीपी, तो ये भी ट्रू है। कोड इज द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं रहा। तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा ना, ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी में क्या स्टेटमेंट लिखी है, देखो बच्चा, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। अब कोई भी पॉइंट
हम सर्कल के अंदर ले, इनसाइड मींस अंदर ले, तो वहां से हम क्या 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ये स्टेटमेंट में लिखा है। तो बच्चा अंदर से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें ना सर्कल के ऊपर, तो हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 2 तो आप छोड़ दो, जो इसमें 2 टेंजेंट लिखा है ना, तो हम तो एक टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो 2 कैसे करें? मान लो इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं पास होता हुआ, तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट तो वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को जस्ट 1 पॉइंट पे टच करती है। यहाँ पर तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये टेंजेंट नहीं हो सकती। तो इनसाइड पॉइंट से हम सर्कल के जो अंदर पॉइंट होगा उसमें से हम 2 टेंजेंट, तो क्या एक टेंजेंट भी नहीं निकाल सकते, तो 2 टेंजेंट तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है, सही नहीं है। तो फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी nth टर्म हमें दी है 7n-4 और हमसे क्या पूछा है? देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले बच्चा हमें एपी फॉर्म करनी पड़ेगी। जब भी हमें इस तरह से दिया हो, nth टर्म ऑफ एपी दी हो, लाइक 7n-4 या कोई भी और एक्सप्रेशन हो सकता है, तो पहले हम एपी फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे ध्यान से समझना। जो nth टर्म हमें दी होगी ना 7n-4, उसमें हम वैल्यूज डालेंगे n की स्टार्टिंग फ्रॉम 1। पहले 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी ए मिल जाएगा हमें। तो ए क्या होगा बच्चा? इधर ए कह लो या a1। 7n-4 में हम n की जगह 1 डालेंगे। 7 इंटू 1 -4। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 7 होगा, एंड इधर -4 हो जाएगा, तो 7 - 4 इज 3। तो फर्स्ट टर्म इस एपी की 3 होगी। अब सेकंड टर्म यानी कि a2, उसके लिए क्या करेंगे? n की जगह 2 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 7n-4 है ना nth टर्म, तो n की जगह हम 2 डालेंगे। अब तो 7 मल्टीप्लाई 2 -4, 7 मल्टीप्लाई 2 इज 14, 14 -4 करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारी 10 हो गई। अब a3 करते हैं बच्चा। a3 में के लिए n की जगह 3 लिखेंगे हम, तो 7 इंटू 3 -4 हो जाएगा। देखो n की जगह 3 आ गया 7n-4 में, और 7 मल्टीप्लाई 3 इज 21, और 21 -4 17 हो गया। एक टर्म हम और निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब a4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4 इज 28, 28 -4, 28 -4 इज 24। तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म इस एपी की कौन सी हो गई? एक तो हो गई 3, a2 हो गया 10, a3 हो गया हमारा 17, और a4 हो गया हमारा 24। तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गई। तो एपी क्या फॉर्म हुई बच्चा? 3, 10, 17 एंड 24 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें निकालना क्या था? कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चा। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे ये a है, ये a2 है, ये a3 है, या ये a4 है। a4 माइनस a3 कर लो, या a3 माइनस a2 कर लो। ध्यान रखना आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म यानी कि पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। हम क्या करेंगे? a4 माइनस a3, या a3 माइनस a2, या a2 माइनस a1 या a करेंगे। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो, लाइक मैं a3 माइनस a2 कर रहा हूँ। ध्यान रखना a2 माइनस a3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। हमेशा आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो a3 17 है, और a2 क्या बचा हमारा 10, तो 17 माइनस 10 इज +7। तो कॉमन डिफरेंस इज 7। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए 7। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ। तो बच्चा हमें कोन दिया है और एक स्फीयर दिया है, और ये क्या है? दोनों का रेडियस, कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस क्या है? कितना है? 5 सेंटीमीटर ईच है। दोनों इक्वल है रेडियस दोनों के, और वो रेडियस किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर। ओके, और आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने यहाँ कंडीशन लिख दी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमें फाइंड क्या करना है? देन द हाइट ऑफ द कोन इज। हमने कोन की हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? कोन की हाइट को h अज्यूम कर लेंगे। जब हाइट बोले तो बच्चा हम वर्टिकल हाइट लेंगे, ये वाली हाइट, क्योंकि कोन में एक और हाइट होती है स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट होती है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वर्टिकल हाइट होती है। जब भी ऐसा लिखा हो कि फाइंड द हाइट, तो हम वर्टिकल हाइट ही कंसीडर करते हैं, स्लांट हाइट अलग से मेंशन होगा क्वेश्चन में अगर फाइंड करने को कहें तो। ओके,
तो अभी हमें वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। अब हाइट को हमने क्या अज्यूम कर लिया, वर्टिकल हाइट को h, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं लेट द हाइट ऑफ द कोन बी h। अब बच्चा ये कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। इसमें देखो बच्चा रेडियस दोनों का क्योंकि सेम है तो इसलिए आर और आर ही लिखा है, और हाइट हमने एच अज्यूम करी है कोन की, उसको एच ले लिया। अब देखो बच्चा ये पाई और पाई हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमें रेडियस की वैल्यू दी है ना वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक 1/3 ऐसे रहेगा, आर की जगह इधर 5 आ जाएगा, क्योंकि इधर आर स्क्वायर है तो हम इसको 5 × 5 लिखेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 4/3, पाई तो ये कैंसिल हो गया, इधर क्या है हमारे पास आर क्यूब है, और रेडियस ऑफ स्फीयर 5 सेंटीमीटर है, कोन और स्फीयर का दोनों का रेडियस 5 था, तो इधर 5 क्यूब है, तो हम कैसे लिखेंगे 5 × 5 × 5, 5 को 3 टाइम्स। अब h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे h इज इक्वल टू, पहले जो RHS में है हमारे पास 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको लिख लेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय जो LHS में हमारे पास h के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे उन सबका रेसिप्रोकल करके इधर लिख देंगे। लाइक इधर ये 1/3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/1, क्योंकि इधर 3 देखो बच्चा डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और 1 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। अब इसी तरह से अब 5 देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, और जो 5 के नीचे 1 है उसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/5 आ जाएगा, ओके। तो ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये जितना कट हो सकता है वो करेंगे, जैसे 3 और 3 कट हो गए, एक 5 इस 5 से कट हो गया, ये वाला 5 इस 5 से कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, पहले 4 × 5 20, और डिनोमिनेटर में सब कुछ कट गया, 1 ही बचा है, तो 1 × 1 × 1 × 1 1 ही होगा, तो 20/1, और 20/1 को हम 20 लिख सकते हैं। व्हाई? बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो इसका हमारा आंसर हो गया हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, हमें tan थीटा दिया है 5/2। अब tan थीटा होता क्या है बच्चा, tan थीटा इक्वल होता है हमारे sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल, तो हम tan थीटा की जगह ले लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2। तो एक तरह से बच्चा जो tan थीटा है ना वो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि sin थीटा रेशियो cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 है, ओके। अब जब भी रेशियो दिया होता है हम अजम्पशन कैसे करते हैं, हम करते हैं इस तरह से, लेट sin थीटा इज इक्वल टू 5x एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2x, और अगर हम रेशियो लेना चाहें 5x/2x करें तो x और x कट हो जाएगा, तो रेशियो फाइनली 5/2 ही जाएगा ना। तो जब भी रेशियो दिया होगा तो हम इस तरह से अज्यूम कर लेंगे sin थीटा इज इक्वल टू 5x हो गया एंड cos थीटा इज इक्वल टू 2x हो गया। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने निकालनी है उसमें हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक इसमें 4 sin थीटा, 4 तो हम ऐसे लिखेंगे, sin थीटा की जगह 5x आ जाएगा प्लस cos थीटा, अब cos थीटा हमारा कितना है 2x, तो यहाँ पर 2x आ गया अपॉन 4 sin थीटा इधर, तो 4 इंटू sin थीटा अगेन 5x है, 5x माइनस cos थीटा क्या है हमारा 2x। अब सॉल्व करेंगे इसको बच्चा, 4 × 5 इज 20, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 2x अपॉन अगेन 4 × 5 20, 20x माइनस 2x। अब देखो बच्चा 20x प्लस 2x इज 22x, और 20x माइनस 2x इज 18x। अब x और x कट हो जाएगा, और नेक्स्ट 22 और 18 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 11/9। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें हमें बोला है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर गिवन है, अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट P, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है एट पॉइंट P। देखो बच्चा ये TP एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है P,
एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर एट ओ, और वो टेंजेंट किस पे है, पॉइंट पी पे, और कौन सा सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ है। ओके, सर्कल का सेंटर हमें ओ दिया है। इसके अलावा हमें कहा गया है कि एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू कौन सा होगा, ध्यान से देखना बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला एंगल टी पी क्यू 110 डिग्री दिया। ओके, देन एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ क्यू। तो ध्यान से समझना बच्चा, सबसे पहले ध्यान दो, जो ये ओपी एक रेडियस है सर्कल का, जो सेंटर से लाइन आती है ऑन और ज्वाइन होती है टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ओपी रेडियस है और टीपी टेंजेंट है। हमने एक प्रॉपर्टी करी है, थ्योरम करी है सर्कल चैप्टर में, दैट टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर बच्चा टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा रेडियस पे, तो जो ये एंगल टी पी ओ है ना, ध्यान दो बच्चा, एंगल टी पी ओ ये वाला, ये जो मैंने मार्क करा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस रीजन से हम ये बता सकते हैं कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, अब हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। टी पी क्यू क्या है, हमें 110 डिग्री दिया। अब एंगल टी पी क्यू में दो एंगल इंक्लूडेड है, यानी कि टीपी क्यू दो एंगल से मिलके बना है। एक तो टीपीओ है, ध्यान से देखो बच्चा, ये वाला, और ये जो 90 डिग्री वाला, और दूसरा एंगल ओपीक्यू है, ओपीक्यू ये वाला एंगल, देखो बच्चा ये इतना पोर्शन, इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं। इससे थोड़ा एंगल को नंबर्स देने से थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं, ओपीक्यू को। तो हम लिखेंगे एंगल टीपीओ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री होगा, क्योंकि टीपीक्यू कैसे बना, टीपीओ प्लस एंगल 1 कर, इन दोनों का सम है। ओके, तो टीपीओ तो हमने 90 फाइंड किया अभी, तो 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 110 डिग्री। अब एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 110 माइनस 90, इट विल बी 20 डिग्री। तो एंगल 1 हमारा 20 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, क्योंकि ओपी और ओक्यू रेडाई है, दोनों एक सर्कल के रेडियस है, दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, तो जो रेडियस होते हैं ना बच्चा सेम सर्कल के, वो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, रीजन भी रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई जो वर्ड है ना बच्चा, प्लूरल होता है रेडियस का, एक से ज्यादा रेडियस हो जाए तो हम उसे रेडाई कहते हैं। ओके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ओपी और ओक्यू। अब ये वाला एंगल बच्चा कितना होगा, जो एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। अब अगर हम ट्रायंगल ओपीक्यू में देखें, तो इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू हो गया, ये हम प्रूव कर चुके हैं इधर। ओके बच्चा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया जो इक्वल साइड के सामने वाले एंगल होते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ओक्यू के सामने एंगल 1 है, ध्यान से देखो बच्चा, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये ओक्यू लाइन सेगमेंट है, इसके सामने आपको एंगल 1 दिख रहा होगा, राइट। और ओपी के सामने क्या है, हमारे पास एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन दे देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब एंगल 1 कितना था बच्चा, 20 डिग्री फाइंड किया था हमने, तो एंगल 2 भी 20 हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 20। तो एंगल 1 भी 20 हो गया और एंगल 2 भी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ओपीक्यू में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओपीक्यू, उसमें कौन कौन से एंगल हैं, एक तो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये पहले हम लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पीओक्यू है, देखो बच्चा, और यही एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर एंगल सम प्रॉपर्टी रीजन में आएगा। अब एंगल 1 20 डिग्री है, एंगल 2 भी 20 है हमारा। अब एंगल पीओक्यू हमें फाइंड करना है, और ये इज इक्वल टू 180 लिख देंगे। अभी हम इन तीनों को का सम को 180 के इक्वल लिख देंगे। अब 20 प्लस 20 इज 40 प्लस एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पीओक्यू क्या होगा बच्चा, जो ये 40 डिग्री है 180 के साथ जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 40 हो जाएगा, और 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री। सो एंगल पीओक्यू हमारा 140 डिग्री हो गया। अब बच्चा ये क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू है, इसको हमें जल्दी में करना होगा, अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आएगा
तो इसकी प्रॉपर वर्किंग जैसे मैंने समझाई है एग्जैक्टली आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ना, तो आपको ये सब रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओपी और टीपी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया टीपीओ, और एंगल 1 जो हम फाइंड करेंगे अंदर वाला एंगल, ये टीपीक्यू में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये पता है ओपी और ओक्यू इक्वल है, तो जो एक दूसरे के सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये 20 डिग्री है तो एंगल 2 भी 20 हो जाएगा। तो फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम पी ओ क्यू फाइंड कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमें करना होगा और फिर डायरेक्टली आंसर हम मार्क कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ एंगल सी 140 डिग्री। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस अंडर रूट 5/2 एंड अंडर रूट 5/2 इज। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस माइनस अंडर रूट 5/2 है और सेकंड जीरो उसका अंडर रूट 5/2 है, दो जीरो दिया है। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, इधर मैंने एस ओ जेड लिखा है, एस ओ जेड मीन सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस पी ओ जेड यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसमें के जो है ना बच्चा एक कांस्टेंट होता है जो पॉलिनोमियल में से कॉमन लेके हम लिखते हैं। ओके, के इज एनी कांस्टेंट नंबर। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू किसकी चाहिए हमें बच्चा, सम ऑफ जीरोस की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो बच्चा पहले मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको इसकी पूरी वर्किंग आनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फॉर एमसीक्यू। अब ध्यान से समझना बच्चा, सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, इन दोनों जीरो को ऐड कर दो। सम का मतलब क्या होता है, ऐड। तो सिंपली हम इन दोनों जीरोस को ऐड कर देते हैं, माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 5/2। इन दोनों जीरोस को ऐड करें तो देखो बच्चा बिल्कुल सेम नंबर है बट साइन अपोजिट है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया, जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, माइनस अंडर रूट 5/2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव अंडर रूट 5/2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 है, तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, देखो क्या होगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो बच्चा जब भी रूट एक्स इंटू रूट एक्स की फॉर्म होना तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं, तो रूट 5 इंटू रूट 5 को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चा डिनोमिनेटर में जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 करना है हमें, तो रूट 2 इंटू रूट 2 को हम 2 लिख देंगे। अब साइन किसका आएगा, ध्यान से समझना बच्चा, इधर हमारे पास माइनस अंडर रूट 5/2 है और इधर प्लस अंडर रूट 5/2 है, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा माइनस 5/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बच्चा ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे, पहले तो के एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरो हमने जीरो फाइंड किया तो सम ऑफ जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने माइनस 5/2 फाइंड किया है, तो इसको माइनस 5/2 यहां लिख देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा, के अभी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो ओनली, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स जीरो हो जाएगा और हम जीरो को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। अगर बच्चा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, 2 या 3 मार्क्स में आ जाए, तो इसको आप यहां तक सॉल्व करके भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट अभी हमें ऑप्शन दी हुई है तो हमें अपने आंसर को ऑप्शन से मैच करवाना है, तो वो कैसे मैच कराएंगे ध्यान से समझना। उसके लिए बच्चा पहले आप क्या करो, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और 1 और 2 का एलसीएम ले लो। अभी के को हम ऐसे ही लिखते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 2 से, तो एक्स स्क्वायर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो हम 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहां पर माइनस 5 आता है, तो k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5/2। अभी भी ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं करता, और अगर 2 या 3 मार्क्स में है तो आप इतना और कर सकते हो चाहो तो। ओके, तो अब इससे मैच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझना बच्चा। अब क्योंकि सम ऑफ जीरोस हमारा जीरो आया था तो इसमें जीरो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालने से जो मिडिल टर्म में एक्स था ना वो हट गया था, तो यानी कि इस जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसमें एक्स वाली टर्म तो होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए।
तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारी स्ट्राइक आउट हो जाएगी। ओके, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो हम ऐसे करेंगे और इससे भी आसान ट्रिक मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम आंसर को मैच करा के देखते हैं कि ये आंसर कैसे इससे मैच होगा। अब देखो बच्चा, अब रह गई हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन सी को ले लेते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है 15x स्क्वायर माइनस 6। ओके, अब इसमें से आप कुछ कॉमन लो बच्चा। क्या कॉमन आ रहा है? 15 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बचता है, 5x स्क्वायर माइनस 2 बचता है। ओके, तो क्या ये इससे मैच कर रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 5 से इससे मैच हो जाता तो हम इसको आंसर मान लेते, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। ओके, अब ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, लेकिन क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि हमारे पास है 8x स्क्वायर माइनस 20, इसमें से बच्चा क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। यस सर, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 4 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो बच्चा, इधर 2x स्क्वायर माइनस 5 से मैच करना है। अब जो ये 4 है ना, 4 जो है ना बच्चा किसके इक्वल है बताइए? ये k अपॉन 2 के इक्वल है, कांस्टेंट है ये, k अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 5 इस 2x स्क्वायर माइनस 5 से कट हो जाए तो k अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा, और k हमारा क्या रहेगा? 8 रहेगा। लेकिन जनरली हम जब किसी पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं तो जब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे इधर से मान लो हमने 4 कॉमन लिया और 4 को हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू, इधर जीरो होता है ना पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस 4 को इस जीरो से के नीचे ले जाते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, तो ये हट जाता है। तो ये पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5 भी हो सकता है और 8 स्क्वायर माइनस 20 भी हो सकता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी है। अब ध्यान दो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो आपको ये फुल वर्किंग ऐसे ही शो करनी होगी, और आंसर को आप k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5/2 तक भी छोड़ सकते हो, इसके आपके मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे। अब बच्चा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट करना आना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से समझो बच्चा, अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें ना तो हमें यहाँ तक तो करना ही होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर सम ऑफ जीरो हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म में x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक तरह से पूरी मिडिल टर्म ही हट जाएगी। तो अब जब मिडिल टर्म हट गई तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का तो सवाल ही नहीं है आंसर में, ये तो बिल्कुल ही हम क्रॉस आउट कर देंगे अगर सम ऑफ जीरो 0 आ जाता है तो। लेकिन अगर सम ऑफ जीरो 0 नहीं आता तब हम इनको भी कंसीडर करेंगे, तो अभी तो ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब रह गए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी और सी में हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास सम ऑफ जीरो का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला जो होता है वो सी अपॉन ए है, वो भी मैं अभी लिखूंगा। तो देखो बच्चा, अब अगर ऑप्शन बी वाले जो हमारा आंसर आया है उसमें अगर हम चेक करें तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, क्योंकि बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो मिडिल टर्म तो है ही नहीं, यानी एक्स ही नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो इधर हम -0 या सिंपली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। और ए क्या है बच्चा? ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, विच इज 8, तो 0/8 सम ऑफ जीरो हमारा 0 आ गया। देखो ये इससे मैच कर दिया, सम ऑफ जीरो तो मैच कर रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5/2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म इधर जो हमारा आंसर है उसमें क्या है बच्चा? -20 है, -20 अपॉन में 8, -20 अपॉन 8, और इसकी लोएस्ट टर्म करें तो 20 और 8 दोनों पहले 2 से कट होते हैं, 10 और 4 आ गया, फिर 5 और इधर 2, तो -5/2 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर ऑप्शन बी से मैच ना करते तो हम ऑप्शन सी चेक करते, लेकिन अभी तो ऑप्शन बी से मैच कर गया है, तो फाइनली हम ये कह सकेंगे कि ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, किसने ऑब्जर्वेशन की? 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना वो 45 है। तो इधर हमने क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉपी करी हुई है और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें 45 दिया है, यानी कि n की वैल्यू हमारी
45 है, फाइन। और हमें फाइंड क्या करना है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की अपर लिमिट। तो पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी अपर लिमिट क्या है। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फॉर्म होती है, फ्रीक्वेंसी से ध्यान से समझना। जैसे फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 5 है, तो इस 5 को आप एज इट इज कॉपी कर दो। अब 5 में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो प्लस कर दो, प्लस 9 कर दो। 5 प्लस 9 14। अब 14 में प्लस 15 कर दो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इट वुड बी 29। अब 29 में प्लस 10 कर दो तो 39 हो जाएगा, और 39 में प्लस 6 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी बन गई। और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना बच्चा, वो n से मैच होनी चाहिए, तभी ये सही मानी जाएगी। तो n से मैच हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैच हो रही है लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों 45 है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा मीडियन क्लास निकालने का, हम n/2 फाइंड करेंगे। n तो 45 है, यानी कि 45/2 करेंगे, और 45/2 इज 22.5। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम 22.5 के इक्वल या बड़ा नंबर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम से। तो बच्चा देखो 14 जो है 22.5 से स्मॉलर है, और 22.5 तो इसमें है नहीं कि इक्वल वाला हो, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 29। तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो क्लास होगी ना, वही मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, 2230। तो हम लिख देंगे मीडियन क्लास इज 2230। ओके, अब मीडियन क्लास हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना था, इसकी अपर लिमिट। अब देखो बच्चा, किसी भी क्लास इंटरवल में जो ये लेफ्ट साइड में नंबर है वो लोअर लिमिट होती है उस क्लास इंटरवल की, और जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो इसकी अपर लिमिट मानी जाती है। तो अब इस मीडियन क्लास की अपर लिमिट हमसे पूछी है, तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या हुई, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 30। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि मीटिंग पॉइंट है कोड ए बी और सी डी का। यहाँ पर ये दोनों कोड एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चा, इधर ओ सेंटर नहीं है, ये क्या है, जस्ट मीटिंग पॉइंट है इन दोनों कोड्स का। और हमें कहा है कि एंगल बी ओ सी 80 डिग्री है। एंगल बी ओ सी ये हो गया बच्चा, ये 80 डिग्री है। और इसके अलावा ये कहा है कि साइड ए इक्वल टू ओडी है, ठीक है, ए और ओडी इक्वल दिया है। और हमें बताना है कि ट्रायंगल ओडीए एंड ओबीसी आर, ट्रायंगल ओडीए ये हो गया और ट्रायंगल ओबीसी ये हो गया। इनके बारे में बताना है कि ऑप्शन ए दोनों इक्विलैटरल एंड सिमिलर है क्या, फिर ऑप्शन बी आइसोसेलेस एंड सिमिलर है, या ऑप्शन सी आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर है, आइसोसेलेस है लेकिन सिमिलर नहीं है, या ऑप्शन डी नॉट सिमिलर है, सिमिलर नहीं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इन दो ट्रायंगल के बारे में सही है, ये हमें बताना है। देखो बच्चा, पहले हम ना इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी को देखेंगे, क्योंकि ऑल 4 ऑप्शन में सिमिलर वर्ड तो आ ही रहा है ना। तो अगर ये सिमिलर नहीं होते या होते हैं तो दो ऑप्शन हमारी हट जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। उसके लिए बच्चा क्लास 9 में आपने एक थ्योरम करी थी, वो थ्योरम थी एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम यूज होगी। एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं बच्चा। मान लो एक कोड है, ये कोड क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो ये एबी कोड हो गया। तो एबी के जो नीचे वाला पोर्शन है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, और सर्कल के अंदर अंदर वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला पोर्शन है सर्कल के अंदर एबी के ऊपर वाला, उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। अब अच्छा, एबी जो कोड है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में और मेजर सेगमेंट के अंदर दो एंगल बनाएगा। दो या उससे ज्यादा भी बना सकता है, लेकिन अभी हम दो ही बनाएंगे। जैसे कि एक एंगल ये हो गया, इसको नेम दे देते हैं ए सी बी। ध्यान रखना, जो एंगल की वर्टेक्स है ना सर्कमफ्रेंस पे लाई करनी, और ये ए बी की मेजर सेगमेंट में ही आनी चाहिए। अब दूसरा एंगल कैसे बनेगा ए बी से, देखो बच्चा, यहाँ से एक आर्क जाएगी और एक आर्क यहाँ से जाएगी, तो ये डी हो गया। तो ए डी बी एक एंगल हो गया, एक एंगल ए सी बी हो गया। ए डी बी और ए सी बी ये दोनों एंगल कौन से हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। और सेगमेंट कौन सी है, जो ए बी का ऊपर वाला पार्ट सर्कल के अंदर है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इससे एंगल डी और एंगल सी हमारे इक्वल माने। और इसी तरह से अगर बच्चा हम डीसी को कोड मान लें, डीसी को कोड मान लें, तो डीसी के जो नीचे वाला पार्ट है सर्कल के अंदर, वो मेजर सेगमेंट। अब इस मेजर सेगमेंट में भी दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है डी ए सी और दूसरा डी बी सी। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट।
इसी तरह से बच्चा हमारे क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से है। अगर हम AC को कोड मान लेते हैं तो AC के ऊपर वाली सेगमेंट क्या होगी, मेजर सेगमेंट होगी, और एंगल D और एंगल B एंगल इन सेम सेगमेंट होगी। तो पहले हम लिख देंगे एंगल D इक्वल टू एंगल B एंगल इन सेम सेगमेंट होंगे, रीजन ये रहेगा। और इसी तरह से अगर DB को कोड मान लेते हैं तो एंगल A और एंगल C एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएंगे और ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C और दोनों का रीजन सेम रहेगा, वो होगा एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल आ गए इन दो ट्रायंगल में। एक तो एंगल D इक्वल टू B आ गया और एंगल A इक्वल टू एंगल C आ गया। इससे ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ODA इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC बाय AA सिमिलरिटी। अब दोनों ट्रायंगल बच्चा सिमिलर तो हो गए, तो इससे क्या हुआ कि ऑप्शन C और ऑप्शन D तो हमारी हट जाएगी क्योंकि उसमें लिखा है नॉट सिमिलर, और जबकि हमने सिमिलर प्रूव कर दिए हैं दोनों ट्रायंगल्स को, तो ऑप्शन C और ऑप्शन D हट गई। अब रह गई हमारी ऑप्शन A और ऑप्शन B। ऑप्शन A में इक्विलैटरल एंड सिमिलर है और ऑप्शन B में आइसोसेलेस एंड सिमिलर है। सिमिलर तो बच्चा हम प्रूव कर चुके हैं, बस हमें ये देखना है दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है या दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो ये कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना। अब बच्चा पहले हम ODA ट्रायंगल को लेते हैं। अब बच्चा ODA ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल DOA किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के, क्योंकि ये दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं AB और DC। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बच्चा, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। और वैसे तो ये एंगल भी और ये एंगल भी वर्टिकली होता है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों एंगल को लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल DOA इक्वल टू एंगल BOC, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इससे ये हो गया कि एंगल DOA हमारा 80 डिग्री हो गया। अब अच्छा ध्यान दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए, 60 डिग्री के होने चाहिए, लेकिन यहां पर एक एंगल हमारा 80 डिग्री का आ गया। एंगल O जो है हमारा 80 डिग्री का आ गया, एंगल O कह लो या एंगल DOA कह लो, ये 80 डिग्री आ गया, तो ये हमारा इक्विलैटरल तो नहीं रहेगा ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल नहीं है तो क्या ये आइसोसेलेस है, तो देखो बच्चा OD और OA इक्वल है, तो इसमें हम लिखेंगे सिंस OD इज इक्वल टू OA देयरफॉर ट्रायंगल DOA इज एन आइसोसेलेस। DOA इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस है बच्चा, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल हो गई। अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता है, तो DOA हमारा आइसोसेलेस हो गया। अब हम OBC को देखते हैं, क्या ये इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है। ये भी आइसोसेलेस ही आएगा, कैसे आएगा ध्यान से समझना। उसके लिए बच्चा पहले हमें ट्रायंगल ODA में ही फोकस करना होगा। इन ट्रायंगल OD इक्वल टू OA हमें गिवन है, ओके ये गिवन है। इससे ये प्रूव होता है कि इन दोनों साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। जैसे कि OD के सामने क्या है, एंगल A है, और OA के सामने एंगल D है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, और रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब क्योंकि MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो उसको आपको पूरा सॉल्व करना होगा, ओके बच्चा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया। अब एंगल A जो था बच्चा किसके इक्वल था, एंगल C के, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने प्रूव किया था। और एंगल D किसके इक्वल था, एंगल B के। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। अब एंगल C और B हो गए तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा। ये तभी प्रूव करना अगर ये सब्जेक्टिव में आए, लेकिन अगर ये MCQ में आता है तो एंगल B और C अगर दो एंगल इक्वल आ जाए ना और तीसरा एंगल अनइक्वल हो तो आप सीधा कह देना कि OBC भी क्या है, एक आइसोसेलेस है। लेकिन अगर ये उसमें आता है सब्जेक्टिव में तो आपको ये पूरा करना होगा, फिर आपको लिखना होगा OB इक्वल टू OC और रीजन होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। इससे ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल BOC भी आइसोसेलेस है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गए, सिमिलर तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो कौन सी कंडीशन होगी, ऑप्शन ए हट जाएगी क्योंकि दोनों इक्विलैटरल नहीं है। और फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हैं और दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले बच्चा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा, रियल नंबर में हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, और इरैशनल नंबर जो P/Q में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, लाइक √5,
√7, और अगर ये हो भी जाए कि नीचे 1 लगा के, तो जो √7 है वो इंटीजर नहीं होगा। रैशनल नंबर में तभी नंबर माना जाता है रैशनल कोई भी नंबर जब वो p बाई q में एक्सप्रेस हो जाए और p और q दोनों इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन √7 √5 इंटीजर्स नहीं है। ओके, तो ये जो होते हैं इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों आते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये चीज आप अपने माइंड में रखो, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर। जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ये बताना है कि उसके रूट्स a इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट है, इररेशनल है और डिस्टिंक्ट अलग अलग है। ऑप्शन बी नॉट रियल है। नेक्स्ट ऑप्शन सी रैशनल एंड डिस्टिंक्ट है, रैशनल नंबर में है और डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट अलग अलग। या ऑप्शन डी रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो बच्चा नेचर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डी की वैल्यू पे। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो जब भी हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में पता करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हमें डी निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर बच्चा डी लेस देन 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो रैशनल और इररेशनल देखने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। और अगर डी इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो रूट्स कहते कैसे होते हैं, रियल, रियल एंड इक्वल। रियल में मैंने बताया रैशनल और इररेशनल दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन इधर हमारे पास रियल एंड इक्वल की ऑप्शन है। अगर डी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम रियल एंड इक्वल मार्क करके आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज इस डी इक्वल टू 0 में भी हमें अगर ये ऑप्शन ना होती, इधर रैशनल एंड इक्वल लिखा होता या इररेशनल एंड इक्वल लिखा होता, तब हमें उसमें भी डी जो रियल आए हैं रूट्स हमारे डी इक्वल टू 0 के केस में भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो रैशनल है या इररेशनल है। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, 0 से बड़ी आ जाती है डी की वैल्यू, तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट कोई ऑप्शन नहीं दी, रियल एंड डिस्टिंक्ट की जगह उन्होंने इररेशनल और रैशनल दे दी। तो अगर रियल आते हैं ना रूट्स, तो उसके बाद हम चेक करेंगे रैशनल और इररेशनल के लिए। वो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम डी निकाल के ये डिटरमाइन करते हैं कि रूट्स रियल है या नहीं है, या इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। पहले हम ये चेक करते हैं। ओके, उसके बाद हम रैशनल और इररेशनल पे जाएंगे। ओके, तो बच्चा पहले बी का फॉर्मूला जैसे कि b² माइनस 4ac है। अब इसमें b क्या होता है, b जो होता है ना बच्चा x के आगे वाला नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म में x है ना, इसके आगे वाला नंबर, x के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ 1² हो जाएगा माइनस 4ac। a जो होता है बच्चा x² का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि x² के आगे वाला नंबर विच इज 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। देन c फॉर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है इधर -1। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1² इज 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 बचा, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 4 ही होगा, तो यहाँ 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। अब जो डी है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमारी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हट जाएगी, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या था, नॉट रियल था। अगर वो कब होता है, जब डी लेस देन 0, तो ऑप्शन बी हमारी हट गई। और रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डी इक्वल टू 0 आया, डी इक्वल टू 0 भी नहीं आया, तो ये दोनों ऑप्शन हमारी हट जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया कि रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अब रियल में मैंने अभी बताया था, रियल नंबर के केस में 2 तरह के नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। अब हमें ये पता चल गया रियल रूट्स है, तो हम ये चेक करेंगे कि रैशनल रूट्स है या इररेशनल है, और डिस्टिंक्ट तो है ही क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया डी की वैल्यू। तो बच्चा अगर यहाँ पर भी रियल एंड डिस्टिंक्ट की कोई ऑप्शन होती तो हम उसको टिक कर देते, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें इररेशनल और रैशनल के लिए चेक करना पड़ेगा। तो अब कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले बच्चा मैं बता दूं, जो रैशनल होना और इररेशनल होना किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, एक तो डी की वैल्यू पे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे, और ए बी और सी की वैल्यू। अब अगर बच्चा डी जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर आता, अभी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया 5। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, और 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ऐसा कोई नंबर आ जाए तो डी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए
और ए बी सी भी रैशनल नंबर हो, रैशनल नंबर में इंटीजर और होल नंबर भी आते हैं बच्चे, जैसे कि इस केस में है, तो हम कह देते हैं कि इक्वेशन के रैशनल रूट्स हैं, और इस केस में रैशनल और डिस्टिंक्ट है क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 भी है। ओके, लेकिन अभी तो डी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है। अगर डी बच्चा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे कि 5 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का स्क्वायर नहीं है 5, उस केस में जो रूट्स है ना बच्चा, वो इररेशनल नंबर हो, इररेशनल होंगे। क्यों इररेशनल होंगे? उसके लिए बच्चा अगर हम रूट्स निकालते हैं, देखो एक्स की वैल्यू निकाले, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2 है इसकी वैल्यू। अब अगर हम इसमें रूट टी की वैल्यू डालें, अभी मैं रूट टी की वैल्यू पे ही फोकस कर रहा हूँ, डी की जगह 5 लिखे तो ये रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 क्या है? इररेशनल है। तो हमारा आंसर किस में आएगा? जो रूट्स आएंगे वो इररेशनल आएंगे ना, क्योंकि रूट 5 इररेशनल है, और डिस्टिंक्ट होने के लिए डी ग्रेटर देन 0 होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम मानेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा ना इस क्वेश्चन का, वो क्या रहेगा? इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारा डी है नॉन परफेक्ट स्क्वायर आया है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण जब हम रूट डी में इसकी वैल्यू डालेंगे, डी की जगह 5 लिखेंगे तो रूट 5 आएगा, और जो हमारे रूट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? इररेशनल बन जाएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 tan थीटा की। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, 3 tan थीटा में थीटा की जगह 30 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इसके लिए बच्चा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या तो लर्न होना चाहिए या उसको फॉर्म करने आना चाहिए। और ये कैसे फॉर्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी के लिए बच्चा tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चा, tan थीटा वाले कॉलम में 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री हमारी 1/√3 होगी। तो 3 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री की जगह 1/√3 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, और अपॉन में हमारे पास √3 रहेगा, तो हमारे पास आ गया 3/√3। क्या ये किसी ऑप्शन से मैच करता है? यस, ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो अवर आंसर इज ऑप्शन सी, 3/√3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दी है 396/7 क्यूबिक सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का? 3πr²। अब अच्छा, इसमें हमें r की वैल्यू चाहिए होगी। अब r की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करके। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, और इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 396/7 के। अब 2/3 एज इट इज रहेगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम, और r³ एज इट इज कॉपी होगा, इज इक्वल टू 396/7 हो जाएगा। अब पहले r³ की वैल्यू निकलेगी, वो कैसे निकलेगी ध्यान से समझना बच्चा। r³ इज इक्वल टू 396/7 पहले लिखेंगे, जो RHS में नंबर है। अब देखो बच्चा, ये 2/3 में 3 जो है डिवाइजर में है, जब ये LHS में डिवाइजर में है, जब इसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे ना 3 को, तो ये डिवाइजर से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और 2 जो है मल्टीप्लाई में है r³ के साथ, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइजर में चला जाता है, तो ये 2 डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3/2 हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई, अब 7 डिवाइजर में है, तो ये जब RHS में जाएगा LHS से, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 22 क्योंकि मल्टीप्लाई में LHS में, तो RHS में जब 22 को शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइजर में चला जाएगा। तो अब r³ इज इक्वल टू हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन का एक सम आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो देखो बच्चा 7 और 7 कट हो गया, और 396 और 2 कट हो जाएंगे, 2 को 2 से कट करेंगे 1 आएगा, और 396 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 198 आएगा। अब 22 और 198 दोनों 2 से डिविजिबल है, तो इधर 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा। अब 198 को 2 से करेंगे तो 99 आएगा। अब 99 11 से डिविजिबल है, 11 को 11 से कट करेंगे 1 आएगा, और 99 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब r³ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चा? r³ इज इक्वल टू, एक तो 9
बचा है न्यूमिनेटर में और 3 बचा है, तो 9 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई मत कराना क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना होगा क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। अब क्यूब रूट क्यों फाइंड करेंगे? अब जब भी बचा हमें यहाँ पर वेरिएबल में क्यूब हो, जैसे आर क्यूब है, तो हम ये पावर 3 हटा देते हैं और जो आरएचएस में नंबर होता है उसका क्यूबिक रूट ले लेते हैं। तो क्यूबिक रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सो क्यूबिक रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई 3 कैसे निकलेगा? हम 9 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 9 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं और जो ये ऑलरेडी 3 है ये भी आ जाएगा। अब देखो बच्चा, इधर 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो क्यूब रूट के साइन में अगर ट्रिपलेट बनते हैं तो जैसे 3 3 आ रहे हैं तो एक 3 हम क्यूब रूट के साइन के बाहर ले लेते हैं, तो इधर एक 3 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो क्यूबिक रूट ऑफ 9 इंटू 3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इससे हमें रेडियस मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब जब हमें रेडियस मिल गया, अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इजीली निकाल सकते हैं इसमें आर की वैल्यू डाल के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 और रेडियस आर हमारा 3 आया है, तो क्योंकि इधर आर स्क्वायर है तो हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा बच्चा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 22 66 और 66 इंटू ये दोनों 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा और 66 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 594 और डिनोमिनेटर में 7 है तो ये अपॉन 7 हो जाएगा। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुआ 594 अपॉन 7 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये आंसर ऑप्शन बी से मैच करता है। सो अवर आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, एक बैग में 24 बॉल्स है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग इज इक्वल टू 24 हमने लिख दिया और उसमें से 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट। तो इन बॉल्स में से जो बैग में 24 बॉल्स हैं उसमें से 4 जो है ब्लू बॉल्स हैं और 11 ग्रीन बॉल्स हैं और जो बाकी बची हुई बॉल है वो व्हाइट है। अब ब्लू प्लस ग्रीन बॉल्स का टोटल क्या होगा बच्चा? 4 ब्लू प्लस 11 ग्रीन बॉल्स, तो 4 प्लस 11 15। अब बाकी बची हुई बॉल रेस्ट आर व्हाइट है, तो व्हाइट बॉल्स कितनी होगी? 24 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 जो है व्हाइट बॉल्स है। अब आगे लिखा है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब उस बैग में से एक बॉल ड्रॉ की गई, ड्रॉ मीन्स निकाली गई एट रैंडम, रैंडम मीन्स बिना देखे निकाल ली। तो हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इन कलर। जो बॉल ड्रॉ करी गई है वो व्हाइट इन कलर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग, जैसे इसमें 24 है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या रहेगी बच्चा? 9, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 9 रहेगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 24 होगा, तो 9 अपॉन 24। अब 9 और 24 दोनों 3 से डिविजिबल है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स हमारी हो गई 3 अपॉन 8 और ये आंसर मैच करता है ऑप्शन बी से। सो अवर आंसर इज ऑप्शन बी 3 अपॉन 8। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़ना बच्चा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे जो नियरेस्ट है टू द पॉइंट -4, -5। एक पॉइंट है -4, -5। हमें इसके नियरेस्ट एक पॉइंट ढूंढना है, इस पॉइंट के नजदीक, नियरेस्ट में नजदीक, और वो पॉइंट इन 4 ऑप्शन में से एक है। हमें चॉइस दी हुई है तो इन 4 ऑप्शन में से एक है, वो कौन सा पॉइंट है ये हमें बताना है। तो बच्चा इसको करने के लिए हम यूज करेंगे ग्राफ, रफ स्केच बनाएंगे ग्राफ का और एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पहले मैं इस पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करके देखता हूं। पहले -4, -5 जो गिवन पॉइंट है और फिर इसका डिस्टेंस जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है उससे हम देखेंगे क्या डिस्टेंस है। ओके, तो ध्यान से समझना बच्चा। तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है -4, -5 इसे हम प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे -4 ये रहा और वाई एक्सिस पे -5 ये रहा, तो पॉइंट कहाँ आएगा? इधर आएगा। देखो बच्चा ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट P हम मार्क कर लेते हैं। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं -4, -5। फाइन, तो ये पॉइंट P है। अब हम जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिए हैं उनको प्लॉट करते हैं और उनका डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जो डिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब वो डिस्टेंस किस फॉर्म में होगा? लाइन सेगमेंट की फॉर्म में होगा, वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा फर्स्ट पॉइंट है 0,0 ऑप्शन ए में। 0,0 तो ओरिजिन का पॉइंट होता है, तो पॉइंट इधर लाई करेगा ओरिजिन पे।
तो O फॉर ओरिजिन और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0,0। देन बी ऑप्शन में जो हमारे पास पॉइंट है वो है -4,0। एक्स एक्सिस पे -4 और y पे 0, यहां आएगा पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं -4,0। देन सी पॉइंट -5,0, देखो एक्स एक्सिस पे -5 और y पे 0, ये रहा। इस पॉइंट को हम B मार्क कर लेते हैं, B -5,0। और फोर्थ पॉइंट है हमारा जो एक्स एक्सिस पे है बच्चा, वो √41,0 है। अब √41 की वैल्यू क्या होगी, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम ले सकते हैं बच्चा। इसमें हम ये देखेंगे 41 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 36, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6। अब हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, देखो बच्चा 41 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 49 है, 7 है, यानी कि जो √41 है ना वो 6 और 7 के बीच में लाई करता है। तो हम अप्रॉक्स 6.5 या 6.6 इसकी वैल्यू होगी, तो हम 6.5 मान लेते हैं। ओके, तो अप्रॉक्स 6.5 √41 होगा। अब 6.5 कहां लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में, तो पॉइंट यहां आ जाएगा। और इस पॉइंट को हम सी नेम दे देते हैं, सी √41,0। अब इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम पॉइंट पी। पहले पॉइंट ए का देख लो बच्चा, ये इधर, फिर पॉइंट बी का डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर ओरिजिन का डिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर पॉइंट सी का डिस्टेंस ले लेते हैं। अब इसमें से एक डिस्टेंस जो है ना बच्चा, देखो परपेंडिकुलर दिया है आपको, ये वाला -4,0 से जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं? यस। और ये ध्यान रखना, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट से आती है ऑन द गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है, इधर लाइन किसको हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में जितनी भी लाइन जाएगी इस पी पॉइंट से, उसमें से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना वो स्मॉलेस्ट मानी जाएगी, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये आप याद रख लो, ये ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी है बच्चा, इधर मैं एक बार एक्सप्लेन कर भी देता हूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी। ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स और डिस्टेंस, जितनी भी लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस एक पॉइंट से होता है, जैसे इधर पॉइंट पी है, टू अ गिवन लाइन, गिवन लाइन कौन सी है इधर, एक्स एक्सिस, उसमें से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। तो इसमें जो एपी है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि -4,0 जो पॉइंट होगा ना वो इसके नियरेस्ट होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो सबसे नजदीक कौन सा होगा, पॉइंट ए, पॉइंट पी के सबसे नजदीक पॉइंट ए होगा, यानी कि -4,0 पॉइंट पी के नियरेस्ट होगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी -4,0। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। इन 4 टर्म्स में से कौन सी टर्म हमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देती है। मिडल मोस्ट मीन जो सबसे सेंटर में होती है, बीच में होती है एकदम सभी ऑब्जर्वेशन के, तो उसे हम कौन क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, बी मीन कहते हैं, सी रेंज कहते हैं, या डी मोड कहते हैं। तो उसे बच्चा मैं बता देता हूं आपको, वो होता है मीडियन। क्यों होता है मीडियन, वो मैं बताता हूँ। जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है, हमें जो डाटा दिया होता है सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके डाटा को लिखता हूँ, और फिर मैं मीडियन फाइंड करूंगा, लाइक 8, 9, 10, इसके बाद 12 और 14 है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी ना, वो मीडियन की वैल्यू होगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पहले फर्स्ट टर्म कट करो, फिर लास्ट टर्म, फिर सेकंड लास्ट। अब जब दोनों तरफ से टर्म्स कट करके बीच में जो नंबर बचेगा, ऑब्जर्वेशन बचेगी, वो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, और वही ही मीडियन की वैल्यू होगी। तो ये मीडियन है, और ये क्या है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जर्वेशन बचे, हो सकता है इधर 11 भी होता 10 और 12 के बीच में, तब 2 ऑब्जर्वेशन बच जाती, तो तब वो दोनों ऑब्जर्वेशन हमारी मिडल मोस्ट होती 10 और 11। और हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते, 10 + 11 21, 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5। उस केस में मीडियन हमारी 10.5 होता। और मीडियन क्या होता है, गिव्स अस मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे ऑब्जर्वेशन मान लो 8, 9, 10, 12 और 14 है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो ऑड ऑब्जर्वेशन होगी, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक मिडल मोस्ट टर्म मिलती है हमें। और अगर इवन नंबर है, लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 14, तो टोटल 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, तब हमें दो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन मिलती है। एनीवे हमें मीडियन जो है ना, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ए, मीडियन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोलेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 2,-3 एंड बी 5,6 इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, हमें ये कहा गया है कि एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है,
बच्चा एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, पी एक्स कोमा 0 की फॉर्म में होता है। उसमें जो y की वैल्यू होती है ना बच्चा, y कोऑर्डिनेट, वो 0 रहता है जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब बच्चा हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इसको नेम दे देता हूं मैं ए बी। अब ये लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 2, -3 और बी 5, 6। ओके, अब हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो मान लो वो पॉइंट यहां लाई कर रहा है, पी पॉइंट यहां लाई कर रहा है, और उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो किस फॉर्म के होंगे, एक्स, 0 के फॉर्म में होंगे। ये ध्यान रखना बच्चा, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी हमें पॉइंट फाइंड करना हो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो, और वो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बच्चा सेक्शन फॉर्मूला यहां मैंने लिखा हुआ है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें जो m1 और m2 है वो रेशियोज है, m1 रेशियो m2 हमें क्या दिया बच्चा, 1:2। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला है। और इसके अलावा x1 y1 जो है बच्चा a के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x2 y2 पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन बच्चा हम इसमें पूरा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई ना करें तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये वाला पार्ट, ये तो 0 ही होगा ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे तब लाई करता है जब y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये तो कंफर्म 0 आएगा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अब हमारा कैलकुलेट जो करना है ना, हमें बस x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू लेनी है। हाँ, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ना लाई करके कहीं और लाई कर रहा होता, तब हम दोनों कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम ओनली x की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि x इज इक्वल टू ये वाली, इससे वैल्यू मिलेगी। तो बच्चा अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू इससे मिलेगी हमें, मैं अभी बता चुका हूं आपको। m1 1 है, देखो बच्चा इधर रेशियो में m1 रेशियो m2, और x2 हमारा 5 है, 1 × 5 प्लस m2 इंटू x1 है, m2 2 है, और x1 हमारा वो भी 2 है, तो 2 × 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बच्चा, 1 × 5 5, और 2 × 2 4, और 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 हो गई। तो जो पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आए ना, x की जगह हम 3 डालेंगे, और y तो 0 होगा ही। आप अगर कैलकुलेट भी करोगे ना इसमें वैल्यू डाल के, y इज इक्वल टू दिस, तो आंसर 0 ही आएगा। वो आप करके देख सकते हो चाहो तो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम फाइनली कह सकते हैं आवर आंसर इज ऑप्शन सी, 3, 0। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमें बोला अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड निकाला है, किसमें से बच्चा, वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड यानी कि ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला है, और इसमें हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसमें बच्चा ध्यान रखो, एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ताश के पत्तों में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे 52 रहेगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, वो होंगे रेड फेस कार्ड का नंबर। उसके लिए बच्चा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान से समझना। डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैसे कि मैंने बताया एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ओके बच्चा, और 26 रेड में 13 डायमंड और 13 हार्ट्स होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड में 13 स्पेड और 13 क्लब्स होते हैं। अब ये 13 कार्ड्स ईच में कितने होते हैं, ये डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ये सब क्या सूट्स है, इन्हें हम कहते हैं सूट्स। और ईच सूट्स में 13 कार्ड्स है। वो कौन कौन से 13 कार्ड्स है, किंग, क्वीन, जैक, और फिर नंबर होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड ए फॉर एस। ये जो है बच्चा 13 टोटल कार्ड्स होते हैं हर एक सूट्स में। अब 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, 13 स्पेड है और 13 क्लब्स है, तो इन 4 को ऐड करके टोटल 52 कार्ड्स होते हैं।
इसमें से डायमंड और हर्ट मैं आपको बता चुका हूँ रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब होते हैं। और बच्चा अब आते हैं हम फेस कार्ड में। इनमें किंग, क्वीन और जैक फेस कार्ड है। ये 3 फेस कार्ड किंग, क्वीन, जैक डायमंड में है, किंग, क्वीन, जैक हार्ट में भी है। सब में सेम होते हैं बच्चा, बस कलर का डिफरेंस होता है। किंग, क्वीन, जैक ये भी 3 फेस कार्ड स्पेड में भी है। इसी तरह से बच्चा किंग, क्वीन, जैक 3 फेस कार्ड हमारे क्लब में भी है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 फेस कार्ड हो गए। अब इस 12 में से बच्चा 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये सब आउटकम्स निकलते हैं 52 प्लेइंग कार्ड में से। ओके, और जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम ऐसे रीड करते हैं लाइक 5 ऑफ डायमंड या 4 ऑफ डायमंड या एस ऑफ स्पेड, इसको ऐसे रीड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट 52 प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा है बच्चा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने हैं देखो बच्चा, 3 डायमंड के रेड है और 3 हार्ट्स के रेड है। तो 3 + 3 टोटल 6 प्लेइंग कार्ड जो है ना बच्चा रेड फेस कार्ड है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 6 होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हम 6 लिखेंगे। तो 6/52 और लोएस्ट टर्म करो बच्चा, दोनों 2 से डिविजिबल है। 6 को 2 से करेंगे 3 आएगा और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26 आएगा। तो हमारा आंसर हुआ 3/26 और ये किससे मैच करता है? ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी 3/26 इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्जन यानी कि हमें कुछ बताया गया है और रीजन आर इस असर्जन जो स्टेटमेंट जो बताई गई है बात, उसका कारण यानी कि रीजन दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि असर्जन ए और आर ट्रू है या नहीं है। तो पहले हम असर्जन स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें लिखा है असर्जन में HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का। अभी कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव मींस जो एक के बाद एक आते हैं, और इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चा? इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक इवन नंबर हम 16 ले लेते हैं। 16 के नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 18। 16 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 18 आता है। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हो गए, 16 एंड 18। अब अगर हम इन दोनों का HCF लेना हो बच्चा, 2 ही आएगा। तो हम लेके एक बार चेक कर लेते हैं। लाइक 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2⁴ होगी और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ ये 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब HCF हम कैसे लेते हैं? जो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा होता है ना, जैसे इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, उसकी स्मॉलर पावर ले लेते हैं दोनों में से। तो स्मॉलर पावर क्या है बच्चा? 2⁴ 1 स्मॉलर पावर है। तो HCF में हम क्या लेंगे? 2⁴ अब 3 तो दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसलिए 3 को नहीं लेंगे और 2⁴ को हम 2 मान सकते हैं। तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप और एग्जांपल लेके भी चेक कर लेना बच्चा। कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? लाइक 22 और 24। 22 इवन नंबर हो गया, उसके नेक्स्ट इवन नंबर 24 है, या 32 और 34। अब कोई भी ऐसे जो कंसेक्यूटिव हो, एक के बाद एक इवन नेचुरल नंबर आ रहे हो, उनका HCF लेके देखोगे तो बच्चा आपको HCF हमेशा 2 ही मिलेगा। यानी कि असर्जन हमारी ट्रू हो गई कि HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू। अब रीजन में क्या दिया बच्चा? इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑब्वियसली 16 और 18 2 से डिविजिबल है। कोई भी इवन नंबर ले लो, लाइक अगर मैं 108 भी लेता हूं तो 108 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 2 4 6 8 आए, किसी नंबर के लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होता है। तो हर नेचुरल इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो रीजन भी हमारा ट्रू है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से एक होना चाहिए। ये दोनों में बोथ असर्जन एंड रीजन ट्रू दिया है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या लिखा है? रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए, और ऑप्शन बी में लिखा है रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए। तो बच्चा ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको। ये तभी करेक्टली एक्सप्लेन कर पाता जब हमें ये दिया होता कि इन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर वी हैव ओनली 2 एज अ कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर ऐसे दिया होता तो हम इसका रीजन को, इसकी एक्सप्लेनेशन मान सकते। ये HCF को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रीजन आर जो है, तो इसलिए जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्जन की। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा ना ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 एक एजर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें एजर्शन में हमें कहा है इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। उसमें लिखा है रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया जाए, एंड एंगल इज डबल, और जो सेक्टर का एंगल है उसे डबल कर दिया जाए, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन द सेम, कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सेम रहेगा। ये एजर्शन में हमें बताया गया है। तो क्या ये एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है, पहले हम ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम रीजन पे आएंगे। तो बच्चा पहले मैं आपको बता दूं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर एक्चुअली इट इज अ एरिया बिटवीन टू रेडियस, जैसे दो रेडियस OA और OB ले लें, एंड एन आर्क, और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर है। अगर मैं शेड करूं ना बच्चा सेक्टर को, तो ये वाला पोर्शन होगा, देखो दोनों रेडियस और AB आर्क के बीच में आ रहा है, तो ये सेक्टर है। अब सेक्टर पता चल गया हमें। अब रेडियस OA है तो उसको हम R मान लेते हैं, और OB भी रेडियस है उसको भी R लिख देते हैं, और जो सेक्टरल एंगल है उसको हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये थीटा सेक्टरल एंगल हो। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा? पेरीमीटर एक्चुअली किसी भी फिगर का क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब ध्यान दो बच्चा, सेक्टर की बाउंड्री में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। एक तो रेडियस OA इंक्लूड हो रहा है, और एक रेडियस OB, और साथ में एक आर्क आ रही है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा ना वो हमारा होगा 2R। 2R क्यों बच्चा? क्योंकि दो रेडियस है, R प्लस R क्या होता है, 2R होता है, प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क, क्योंकि इसमें एक आर्क भी आ रही है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क भी हम लेंगे, इंक्लूड करेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में। अब 2R तो हो गया ट्वाइस द रेडियस। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है ना वो है 2 पाई R मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा बच्चा। अब अगर हम लेंथ ऑफ एन आर्क के फॉर्मूला को रिड्यूस करें लोएस्ट टर्म में, तो ये 2 और 360 दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या बन जाएगा, 2R प्लस एक तो पाई R लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 180 हो जाएगा। तो एक तरह से फॉर्मूला हो गया पाई R थीटा अपॉन 180, लेंथ ऑफ एन आर्क का ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ओके, तो अब हम अकॉर्डिंग टू एजर्शन चेंजेस करते हैं। एजर्शन में क्या है, रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, रेडियस को हमने हाफ कर दिया, यानी कि अभी ओरिजिनल रेडियस जैसे R है तो न्यू रेडियस क्या होगा, R अपॉन 2, एंड एंगल इज डबल, जो एंगल क्या है, ओरिजिनल एंगल थीटा, इसको डबल कर दे तो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगल डबल हो गया और रेडियस हाफ हो गया। अब न्यू पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान से समझना बच्चा। देखो इधर 2R है, तो इधर हम R की जगह R अपॉन 2 ले लेंगे, क्योंकि रेडियस हाफ हो गया, तो R अपॉन 2 हो गया, और प्लस पाई को पाई रहने देंगे, अगेन R की जगह देखो इधर पाई R है ना, R की जगह R अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, अब थीटा डबल हो गया था तो थीटा की जगह हम ट्वाइस थीटा ले लेंगे, तो ट्वाइस थीटा लिख दिया हमने, अपॉन 180 रहेगा। अब ध्यान दो बच्चा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास एक तो R बच गया, प्लस अब जो ये 2 है इस 2 से कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा पाई R थीटा अपॉन 180। तो क्या पेरीमीटर सेम रहा सेक्टर का? नहीं, पेरीमीटर R से रिड्यूस हो गया, बाकी सब सेम है, पाई R थीटा अपॉन 180, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, और लेकिन 2R की जगह R आ गया, तो एक R कम हो गया, तो जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है इट इज रिड्यूस बाय R, R से कम हो गया, एक R 1 R से कम हो गया, तो इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन पेरीमीटर, लेकिन इधर तो लिखा था पेरीमीटर रिमेन सेम, तो इससे क्या हुआ कि एजर्शन हमारी फॉल्स प्रूव हो गई, एजर्शन फॉल्स है। अब रीजन पे आते हैं बच्चा। रीजन में भी दिया लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क तो सेंटर में एंगल थीटा सबटेंड कर रही है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R इज पाई R थीटा अपॉन 180, जो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है वो पाई R थीटा अपॉन 180 है। यस, अभी देखो इधर मैंने फॉर्मूला रिड्यूस करके लिखा है पाई R थीटा अपॉन 180, चाहे आप यहां पर भी देख सकते हो बच्चा, पाई R थीटा अपॉन 180, तो रीजन हमारा ट्रू है। तो एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी,